हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट के फुल सिलेबस क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सभी सवाल स्टूडेंट्स मोस्ट अपडेटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। हर एक सवाल के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि इजीली आप सभी एग्जामिनेशन में करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपके रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, जिसमें आप देख सकते हो कि एक तरफ लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन दी गई है। पहला है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है? किसी पर्सन की मेंटल एबिलिटीज होती हैं। इमोशनल यानी कि वो कैसे अपनी भावनाएं सामने किसी के रख सकता है या सामने वाले पर्सन की भावनाओं को समझ सकता है। सोशल प्रॉपर्टीज यानी कि वो पर्सन कैसे सोशली यानी कि घर से बाहर निकल के लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एंड वर्बल होता है कि एक पर्सन किस तरह से किसी आइडिया को आर्टिकुलेट करके अपनी बात किसी दूसरे के सामने रख सकते हैं, कैसे वो बोल कर अपनी बात सामने वाले को बता सकते हैं। तो ये आता है वर्बल के अंदर। आइडिया मैंने आपको दे दिया, सो डायरेक्टली आप करेक्ट आंसर पर जा सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कॉग्निटिव मैंने आपको बताया एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। अब देखो, कोई पर्सन किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब ढूंढ सकता है? जब उनको नॉलेज होगा, यानी कि उनका मेंटल एबिलिटीज स्ट्रांग होंगी। ठीक है। इमोशनल क्या होता है? अगर वो दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशन समझ कर देख सकते हैं कि वो खुश हैं या वो उदास हैं, क्या उनको किसी की मदद की जरूरत है, ये सब चीजें। नेक्स्ट आ जाता है सोशल, यानी कि अपने आप को किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेट कर पाना। वर्बल क्या होता है? आर्टिकुलेट दी आइडियाज। मैंने आपको बताया कि अपने आइडियाज को कैसे किसी के सामने रखना और ताकि वो उस बात को समझ भी सके, ये उनकी वर्बल प्रॉपर्टी होती है, वर्बल कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दोज फीचर्स ऑफ लर्नर्स बिहेवियर which are associated with understanding level of teaching। सो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 3 लेवल्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड बेसिक। कौन सा होता है हमारे पास? बेसिक लेवल। ठीक है, ये 3 चीजें होती है। अब मेमोरी लेवल जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है? ये मिडिल लेवल होता है। एक और लेवल होता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, लेकिन वो जनरली काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग लेवल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? द स्टूडेंट रेंडर फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन हिज और हर ओन वर्ड्स, यानी कि स्टूडेंट्स को जो नॉलेज है उन्होंने उस नॉलेज को अपनी भाषा में किसी के सामने प्रेजेंट किया। द स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल्स द फैक्ट्स थॉट, यानी कि एक स्टूडेंट को जो चीजें पहले से बताई गई हैं उन चीजों को इमीडिएटली कोई स्टूडेंट रिकॉल कर लेता है, याद कर लेता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। द स्टूडेंट गिव्स हिज और हर ओन एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स, यानी कि एग्जांपल्स अपने पॉइंट्स रखने के लिए स्टूडेंट्स कोई भी एग्जांपल दे देते हैं इमीडिएटली। द स्टूडेंट इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ इन वेरियस वेज, यानी कि एक बात मैंने आपको बता दी, उसकी डिफरेंट मीनिंग्स स्टूडेंट अपने आप समझ जाते हैं। द स्टूडेंट करेक्टली रिप्रोड्यूसेस द सीक्वेंस टॉट, यानी कि अपने आप वो क्या करते हैं, उसको एक तरह से दोहराने लग जाते हैं, उसके अनुक्रम को दोहराने लग जाते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? 1, 3 एंड 4।
देखो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट क्यों नहीं है? द स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल्स द फैक्ट टॉट। जो चीजें उनको पढ़ाई गई है उसको रिकॉल अगर वो कर लेते हैं तो वो तो आपका बेसिक जो मेमोरी लेवल होता है उसके अंदर भी आ जाते हैं। उसमें चाहे बच्चों को हम लोग रोट लर्निंग सिखाते हैं यानी कि रट्टा मारकर पढ़ाया जाता है, तो रिकॉल वर्ड वहां पर बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, एंड इसमें सीक्वेंस में याद रखना या ऐसा कोई रोल नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट इज अ गुड टीचर मस्ट बी। एक अच्छा टीचर कौन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक, यानी कि साधन संपत्त और निरंकुश। साधन संपत्त का मतलब होता है कि अब जैसे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, अगर मैं आप लोगों को इनफ नोट्स इनफ डेटा प्रोवाइड करवा दूं, अच्छा एक रिसोर्स प्रोवाइड करा दूं, तो मैं एक अच्छी टीचर हूँ। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑटोक्रेटिक भी एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है टीचर का, जो कि एक टीचर को बहुत जगह यूज करते हैं लेकिन फॉलो करना नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है एक टीचर रूलिंग को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अच्छे से किसी बच्चे से बात नहीं कर रहा, वो बस अपने रूल्स बच्चों पर चला रहे हैं। तो एक टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, यानी कि उनको बच्चों को हर एक चीज प्रोवाइड भी करवानी है एंड खुद भी उसमें सहभागी रहना है। रिसोर्सफुल एंड अथॉरिटेटिव। सो रिसोर्सफुल मैंने बता दिया, अथॉरिटेटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पेरेंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीजनेबल डिमांड्स एंड हाई रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अथॉरिटेटिव ये चीजें रहती हैं। इसमें बेसिकली चाइल्ड जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उनकी लिमिट्स इसमें सेट कर दी जाती है। एंड लास्ट ऑप्शन है रिसोर्सफुल एंड डोमिनेंट। तो क्या डोमिनेंट होना चाहिए एक टीचर को? नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव। यानी कि जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपके काम की भी होनी चाहिए, आपके एग्जाम जो आप दे रहे हो उसमें आपको मदद भी करें, एंड साथ ही मैं आप लोगों को साथ में जितने एफर्ट्स आपको पढ़ने में लगने चाहिए उतने मैं पढ़ाने में भी लगाऊंगी, तो मैं एक अच्छी टीचर कहलाती हूँ। ओके, सो अगर आपको लगता है कि हमारे सेशंस इसी तरह के होते हैं, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, तो आप हमें जरूर कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि टीचिंग को इफेक्ट करते हैं? मैंने आपको बताया है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, तो उसमें क्या चीजें हो सकती हैं? या तो मुझे नॉलेज नहीं है, या तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर बीच में आपको मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, ये सिर्फ मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं। फैक्टर्स की लिस्ट है टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। उसके बाद आ जाता है फिर हमारे पास लर्नर मोटिवेशन, यानी कि बच्चा सच में पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक टीचर को अपनी लिमिट्स रखनी है कि उनको कितना पढ़ाना है। टीचर्स बायोग्राफिकल डेटा, जीवनी जो होती है एक टीचर की, वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। टीचर सेल्फ एफिकेसी, आत्म प्रभावकारिता, लर्नर्स इंटरेस्ट इन को करिकुलम एक्टिविटीज, टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी कि एक टीचर कैसे उन बच्चों को मैनेज करता है, संभालता है, उनकी निगरानी रखता है। टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूड। सो कौन कौन से फैक्टर्स एक टीचिंग को इफेक्ट कर सकते हैं? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 6 एंड 7। ठीक है, अब देखो टीचर को अगर लिमिट पता होगी कि एक बच्चे के साथ कितना बिहेव करना है, ओवर फ्रेंडली नहीं होना है, तो वो एक अच्छी टीचिंग हो सकती है। लर्नर अगर मोटिवेटेड है, पढ़ने में इच्छुक है, तो वो अच्छा से पढ़ेगा। टीचर का सेल्फ एफिकेसी, यानी कि टीचर खुद में कितना कॉन्फिडेंट है कि हाँ मुझे ये पढ़ाना है। टीचर को किस तरह से अपनी टीचर में ये स्किल होनी चाहिए कि वो क्लास को कैसे मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है टीचर का नॉलेज, कि टीचर को सब्जेक्ट के बारे में कितना पता है, ताकि वो पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेब पोर्टल ऑफ स्वयं प्रभा इज मेंटेन्ड बाय। ये देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन 2017, 19 एंड 2023 में अभी फेज 2 आपको पता है हिस्ट्री का एग्जाम हुआ, उस दिन भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। तो स्वयं प्रभा को मेंटेन कौन करता है? इन्फ्लिबनेट सेंटर उसको मेंटेन करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देती हूँ, कि स्वयं, यहाँ पर प्रभा की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ स्वयं की बात कर रही हूँ। स्वयं को कब लॉन्च किया गया, कौन सा डे था, कौन सा मंथ था एंड कौन सा ईयर था? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन आगे जरूर पूछा जाएगा। Which one of the following is scaled down teaching situation? So scaled down teaching situation कौन सी होती है? वो होती है माइक्रो टीचिंग।
ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़ भी कुछ नहीं होना, याद भी कुछ नहीं रखना। बस माइक्रो टीचिंग की डेफिनिशन ही ये होती है कि इट इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग इन व्हिच वी रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्चुअल क्लासरूम। अब क्लासरूम में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती है। पहली हो सकती है क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कई बार क्लास में स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो अच्छे से टीचर हर एक बच्चे पर ध्यान भी नहीं दे सकता, उनको अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाते। ठीक है? दूसरा हो सकता है कि ड्यूरेशन ऑफ लेसन। अब मान लीजिए कि 3 घंटे का सेशन है, बच्चे तो बोर होंगे ही, तो हमारी अगर हम उसको माइक्रो टीचिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, स्केल डाउन कर देते हैं, हर एक चीज़ को कम कर देना। स्केल डाउन का मतलब ये है हर एक चीज़ को छोटा कर देना, कम कर देना। तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने ड्यूरेशन लेक्चर की थोड़ी-सी कम कर दी। एक्टिविटीज़ की रेंज कम कर दी। एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाया। अब जैसे मैं आज आप लोगों को सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़ लाई हूँ, कल रीज़निंग या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड लेकर आऊँगी, तो ये क्या है? ये माइक्रो टीचिंग के अंदर आ जाता है। Next is below is given a list of teaching methods and approaches which among them are individualized approach. तो individualized approach क्या होती है? ये एजुकेशनल फील्ड का एक इनोवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, लर्नर्स भी प्रोमिनेंट होते हैं एंड दे मेक यूज ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग अप्रोच, फोकस ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। कि एक सिंगल पर्सन को, मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, उसमें से एक सिंगल पर्सन को क्या चाहिए, वो कैसे पढ़ना पसंद कर सकता है, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। सो इसमें आ जाता है हमारे पास, एक तो आता है मॉड्यूलर अप्रोच बेस्ड टीचिंग। ठीक है? इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम होता है ये, इसमें सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। दूसरा जाता है प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होता है? ये एक इनोवेटिव स्टेप है जिसमें कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन को अचीव करने के गोल्स होते हैं। ठीक है? इसमें एक प्रॉपर लर्निंग सीक्वेंस को प्लान किया जाता है, इमीडिएट फीडबैक होता है, सेल्फ रिस्पॉन्डिंग होती है, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होती है, एंड लास्ट आ जाता है पर्सनलाइज्ड टीचिंग, जिसमें कि हम सिंपल ट्यूशंस भी बोल सकते हैं, 1 टू 1 सेशंस उसमें लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड, जिसमें पूछा गया है थ्रू ऑनलाइन टीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी टॉट बाय वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी। यानी कि ऑनलाइन टीचिंग, जैसे आप अभी ये सेशन देख रहे हो, इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे सेशन को एक साथ देख सकते हैं और एक ही फैकल्टी की मदद से। रीजन क्या है? ऑनलाइन टीचिंग हेल्प स्टूडेंट इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग मोर देन ऑफलाइन टीचिंग कैन डू। इसमें बोला गया है कि ऑनलाइन टीचिंग में क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा होती है बच्चों में एज कंपेयर टू ऑफलाइन। तो ये स्टेटमेंट, जो रीजन है वो गलत है, स्टेटमेंट असर्शन बिल्कुल ट्रू है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है, इस केस में जरूरी नहीं है कि हर बार ऑनलाइन टीचिंग अच्छी ही हो। ऑफलाइन टीचिंग में भी क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है, वो डिपेंड करता है टीचर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 2 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें कि पेपर 2 के 10 यूनिट्स के नोट्स एंड एमसीक्यूज की सीरीज आपको मिलती है। इसमें से एज इट इज एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइनल रिवीजन के लिए इससे अच्छी चीज आपको नहीं मिल सकती। आप सब्जेक्ट्स देखिए एंड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, एंड इसके लिए आपको एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 1280 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट। तो टीचिंग एड्स क्या होती है? वो चीजें जो कि एक टीचर को अच्छी टीचिंग करने में मदद करती है। अब यहाँ पर अच्छी टीचिंग में आ जाता है, जैसे टीचर अगर क्लासरूम में चला जाए, वहां पर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड ही नहीं है, तो अपनी बात स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। इसके अलावा टीचिंग एड्स में जैसे आज के टाइम पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अब जैसे मैं अगर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, मैं ये सब लिख रही हूँ, मैं क्वेश्चन सामने दिखा रही हूँ, तो ये टीचिंग एड्स के अंदर आता है। अगर मैं एक ब्लैक स्क्रीन आपके सामने रख दूं एंड ना मैं मार्कर यूज कर रही हूँ, ना क्वेश्चन आपके सामने, बस मैं बोले जा रही हूँ, तो वो एक अच्छी टीचिंग नहीं होगी। ठीक है? तो इसमें डायरेक्ट आंसर पर जाते हैं, दैट इज 1 2 एंड 3। दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। टीचिंग एड्स में जैसे अगर देखो, बच्चों को हम ग्लोब के थ्रू बताते हैं, इमेजेस के थ्रू बताते हैं, ये क्या होते हैं? ये टीचिंग एड्स होती है जिससे बच्चे लंबे समय तक चीजों को याद रख सकते हैं। जैसे कि आपने मेरा रिसेंट एक सेशन देखा होगा आईसीटी यूनिट के ऊपर, उसमें बच्चों को कंफ्यूजन था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, हमें नहीं पता मैम इनपुट आउटपुट क्या होती है। तो मैंने आपको टीचिंग एड्स यूज की, मैंने उसमें इमेजेस के साथ आपको बहुत अच्छे से बताया, सामने जो आपने देखी भी होंगी चीजें, उनको सामने रखकर बताया हर एक चीज को, तो आप लोग समझ गए, सबको वो सेशन पसंद आया। एंड अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है तो जरूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है? सेकंड इज दे हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर। अच्छे से समझ आती हैं चीजें। दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारने का कोई रोल नहीं होता।
Which one of the following types of evaluation assesses the learning progress to provide continuous feedback to both teacher and student during instruction? So वो कौन सा एक evaluation का तरीका होता है जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट अगर पढ़ाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसमें फीडबैक चलता रहता है, तो वो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है? ड्यूरिंग एनी सेशन। अब देखो जैसे कि इस क्लास के साथ-साथ में ये हालाँकि हमारा लाइव सेशन नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों से बीच-बीच में क्वेश्चंस पूछती हूँ एंड मैं ये कहती हूँ कि इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दो, तो ये क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। मैं ये क्वेश्चंस पूछ के देखना चाहती हूँ कि कौन-कौन से बच्चे एक्चुअल में हमारे सेशंस देखते हैं एंड किन-किन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ठीक है? इसके बाद समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? जैसे आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं कि पूरे साल के एंड में आपने क्या किया, वो आपको समेटिव इवैल्यूएशन बताता है। Which one of the following constitutes the ability component for describing the competence of a teacher? So बहुत बार हमने देखा है कि टीचर के कॉम्पिटेंसी लेवल या कॉम्पिटेंसी एबिलिटीज को लेकर के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। सो एज अ गुड टीचर आप लोगों में कौन कौन सी यहाँ पर क्षमताएं होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग टीचिंग टास्क, यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको बहुत कॉन्फिडेंस से आपको पढ़ाना चाहिए। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपका है वो आप लोग अच्छे से आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। स्किल इन एनालाइजिंग द लर्निंग टास्क, यानी कि जो भी हम सिखा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, ये स्किल हम में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लर्निंग टास्क रिलेटेड सिचुएशन। सो किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को जब हम सिखा रहे हैं उस समय पे क्या सिचुएशन है, उस चीज को एक्सपीरियंस करना, उस चीज को हैंडल करना, उसको बेसिकली हैंडल करने का एक्सपीरियंस एक टीचर के पास होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग टास्क, यानी कि टीचिंग और लर्निंग का जितना भी कार्य रहेंगे उसको आयोजित करने में हमें कमिटेड रहना चाहिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बी, सी एंड डी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्फिडेंस वाले में आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। अब एज अ टीचर आप लोगों में कॉन्फिडेंस चाहे जितना मर्जी हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी बच्चे को गलत पढ़ा रहे हो या फिर ऐसी चीज पढ़ा रहे हो जो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए कॉन्फिडेंस वाला पार्ट बिल्कुल गलत हो जाता है, बस आपको नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रीडोमिनेट व्हाट। सो जहां पर भी हम स्टूडेंट्स के एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर करना, उनको गाइड करना, उनको सुपरवाइज करने की बात करते हैं, तो वो बेसिक लेवल होता है, यानी कि मेमोरी लेवल होता है। तो साथ ही स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। When reflective level teaching and learning are successful, student emerge with। So reflective level teaching learning की यहाँ पर बात की गई है। आपको पता है कि हमारे पास 3 लेवल होते हैं। पहला होता है मेमोरी लेवल, जो कि स्मॉलेस्ट लेवल होता है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर फिर आ जाता है हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल की बात की गई है, अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल बेसिस टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, एन enlarged store of tested insights of a generalized character। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। A firm relational structure in the items of information। ओके, सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। An enhanced ability to develop and solve problems on their own, seeing relationship and tools use of a fact। So correct answer हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी एंड डी ओनली। ठीक है, तो बी में क्या है, एन एनलार्ज स्टोर ऑफ टेस्टेड इनसाइट ऑफ अ जर्नलाइज्ड कैरेक्टर। अब देखो इसमें सिंपल सी चीज में ये बोला गया है कि किसी पर्सन को हमने मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो कुछ सिखाया, जो कुछ उन्होंने समझा, उसको वो जनरली कैसे यूज करते हैं, कैसे उस चीज को कहीं एक अच्छी जगह पर यूज करके उससे कुछ नया बना सकते हैं। एंड ऑप्शन डी बोलता है एन enhanced ability to develop and solve problem on their own, यानी कि अगर किसी प्रॉब्लम में कोई स्टूडेंट फंस जाता है, कोई पर्सन फंस जाता है, तो वो कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा। मैंने आपको ये बताया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग या इस तरह के वर्ड्स जो नजर आते हैं, तो वो हमेशा यूज होते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ। तो मॉडल ऑफ टीचिंग किसका डिस्क्रिप्शन है? टीचर बिहेवियर इंक्लूडिंग टीचर एंड स्टूडेंट टॉक। Next is learning environment including teaching behavior, learning environment including teaching behavior। तो ये क्वेश्चन में टॉपिक ऑप्शन रिपीट हो चुके हैं। सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लर्निंग एनवायरमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर designed to access the upper limit of examinees knowledge and abilities. So maximum performance test, ये हमने बताया था कि एक टेस्ट ऐसा होता है जिसमें किसी बच्चे का सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक में सिर्फ उनका नॉलेज टेस्ट होता है। जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होता है ये दोनों, यानी कि ओवरऑल टेस्ट करता है किसी भी पर्सन की, किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटीज को। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू एक्सेस द अपर लिमिट ऑफ एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज। ठीक है, सो ये इसका कीवर्ड है। स्टेटमेंट 2 बोलती है टिपिकल response tests are designed to measure the behavior and characteristics of examinees. So correct answer हो गया यहाँ पर option number 1, that is both A and B are the correct statements. अब देखो स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में दो चीजें हमने नई सीखी, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट एंड टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। अब जो पुराने टेस्ट थे वो एग्जाम में नहीं आते, ये नए टाइप्स कुछ एनटीए ने इंक्लूड किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो जरूर इन पे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल। यस, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल होता है, ये लोएस्ट लेवल होता है, बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव लेवल इज बेसिकली व्हाट। सो रिफ्लेक्टिव लेवल में कौन सा कम्युनिकेशन का प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं? सो इसमें क्या यूज किया जाता है? ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ओके, सो ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the use of ICT यानी कि information and communication technology in organizing teaching learning programs in the universities has the potential to optimize learning outcomes। यानी कि ICT जो हम इंटरनेट कंप्यूटर ये सब चीजों का यूज करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने में यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसमें बोला गया है कि एक पोटेंशियल होता है इसका टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। जो भी हम सीखते हैं उसके आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करने का इसमें एक पोटेंशियल होता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशंस। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो क्लास के दौरान टीचर्स छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्लास के दौरान ही बातचीत चल रही होती है उसी के बीच में टीचर्स क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है? टीचिंग लर्निंग सेशंस को एनहांस करने की कैपेसिटीज होती हैं। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Next is which one of the following assessment procedure is conducted during an in progress teaching learning session? So इन प्रोग्रेस का क्या मतलब हुआ कि वही जो मैंने बताया कि क्लास के दौरान पढ़ाते समय जो टीचर्स बीच में क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है। मैंने हमेशा बताया कि इवैल्यूएशन के 4 टाइप्स इंपॉर्टेंट है। देखो सेम ही क्वेश्चन दो तरह से पूछा गया। अगर आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है स्टूडेंट्स, तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, या फिर इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड तो हम आज कवर कर रहे हैं, किसी और यूनिट पर, किसी और टॉपिक पर आपको फटाफट से रिविजन के लिए एमसीक्यूज चाहिए तो भी मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूंगी। From the following, identify those features which are associated with indirect instructional strategies. Indirect instructional strategies से related कौन से हैं? Guided student practice, focus on concept acquisition through question answer session, presenting the stimulus material in small easy to take steps, problem based presentation, participatory and collaborative move stressed. So correct answer है यहाँ पर option number 1, that is B, D and E. ओके, सो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल क्या होते हैं? जिसमें कि फोकस किया जाता है कॉन्सेप्ट एक्विजिशन, यानी कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन। जैसे कि अभी देखो हम लोग आपको डायरेक्ट कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एमसीक्यूज की मदद से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है जो कि हमेशा बहुत हेल्पफुल रहती है। प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन होती है, पार्टिसिपेटरी होती है, कोलेबोरेटिव मूव स्ट्रेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड हमने डिस्कस किया है, जिसमें कि स्टूडेंट्स को एक परमिशन होती है कि वो फीडबैक भी दे सकते हैं, अपना व्यूज भी टीचर के सामने रख सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग या फिर टीम टीचिंग, लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट, सॉरी पेयर शेयर डिस्कशंस, लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पर ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी, इसको अगर देखें तो ये होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसमें लर्नर होते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि इसमें टीचर लर्नर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। लैब में जो प्रैक्टिस होती है, पेयर शेयर डिस्कशन, मतलब टॉपिक दे दिया, स्टूडेंट्स उसमें डिस्कशन वहां पर अपने अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक टीचर ने दे दिया, लेकिन डिस्कशन उसमें स्टूडेंट्स करते हैं, एंड फीडबैक। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग
Characteristics in classroom teaching behavior as given below will be classified as a part of formative assessment. Okay, so formative assessment में a teacher asks question to elicit classification from student. टीचर ने क्वेश्चन पूछा एंड क्लासिफिकेशन वो चाहते हैं कि स्टूडेंट उसकी दे, यानी कि वर्गीकरण उसका करे. सो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. द टीचर स्पेसिफाई द लेवल ऑफ मास्टरी अटेन्ड बाय स्टूडेंट्स. सो टीचर बताते हैं कि किस लेवल पर बच्चे अभी आ चुके हैं. सो ये ऑप्शन गलत है. द टीचर प्रमोट्स एंड प्रोब्स द स्टूडेंट्स व्हाइल मेकिंग प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है. अ टीचर पॉजेस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, लुक्स एट स्टूडेंट्स एंड आस्क क्वेश्चंस. कुछ सेकंड्स के लिए टीचर रुक जाते हैं एंड स्टूडेंट से पूछते हैं क्वेश्चंस. ठीक है. A teacher indicates परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड जजमेंटल वैल्यूज. सो जजमेंटल वैल्यूज जब आ जाती है तो वो एक अच्छा टीचर नहीं होता है. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, मैंने फटाफट से आपके साथ एक्सप्लेन भी कर दिए. सो आई होप स्टूडेंट्स आपके ये चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी is a network of techniques pressed into services for realizing instructional objectives. स्टेटमेंट 2 बोलती है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कंप्यूटर की मदद से जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कैन रिप्लेस अ टीचर, वो एक टीचर को बदल सकते हैं. इफ द गोल ऑफ एजुकेशन इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट. सो करेक्ट आंसर बिल्कुल इजी है कि स्टेटमेंट 2 बिल्कुल फॉल्स है, फर्स्ट बिल्कुल ट्रू है. क्योंकि देखो कंप्यूटर का यूज हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप लोग टीचर को ही वहां से हटा दोगे और कंप्यूटर सारा काम करेगा. ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विल बी द करेक्ट हायरार्किकल सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग. सो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, साइन लर्निंग, कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रूल लर्निंग. तो इसमें अगर आप लोग देखोगे सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज साइन आता है पहले, फिर डिस्क्रिमिनेशन, देन कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसके बाद रूल्स लर्निंग आती है, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग. हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले साइन लर्निंग ही आती है. भाषा को सीखने से पहले कोई छोटा बच्चा साइन और सिंबल्स को समझने की कोशिश कर, सिंबल्स नहीं बस साइन. जैसे हम किसी बच्चे को हाथ से इशारा करते तो वो समझ जाते कि हम उनको टाटा बाय बाय कर रहे हैं या फिर अपनी तरफ बुला रहे हैं. एंड लास्ट आता है हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग. इसमें क्या होता है, एक बच्चे की एबिलिटीज सीखी जाती है जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग intellectual characteristics in a teacher need nurturing in order to accomplish subjective well-being, leading of effectiveness in motivating and inspiring students of college level education. So यहाँ पर college level education के students को inspire करने, motivate करने की effective techniques के बारे में बात की गई है. So कौन सी intellectual property यहाँ पर use होती है ये पूछा गया है. So correct answer है emotional intelligence related, यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता संबंधी. Next question is an open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchanges will be most helpful for which level of teaching. So जहाँ पर एक क्लासरूम ओपन क्लासरूम एनवायरमेंट है, यहाँ जहाँ पर कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को इंक्लूड किया गया है, वहां पर शेयरिंग केयरिंग अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में चल रही है, उनके बीच में नॉलेज इंटरचेंज हो रहा है, सो वो कौन सा लेवल होता है टीचिंग का? सो वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि हाईएस्ट लेवल जो होता है. Next is a teacher intends to use transformational approach in teaching in order to ensure effective way of influencing students learning. So कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर इस अप्रोच के रिगार्ड में यूज की जा सकती है? सिर्फ आपने ये ध्यान देना है कि ट्रांजेक्शनल अप्रोच के बारे में बात की गई है, जहाँ पर कि टीचिंग और लर्निंग में स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में ट्रांजेक्शन्स होती रहती है. ट्रांजेक्शन का मतलब है यहाँ पर बातचीत होती रहती है, डायलॉग शेयरिंग होती रहती है. ओके. तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शंस है प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फॉर स्टूडेंट्स, कि एक टीचर कैसे रिस्पेक्ट और ट्रस्ट स्टूडेंट्स के माइंड में अपने लिए बनाते हैं. प्रमोटिंग कॉग्निजेंट रिवॉर्ड फॉर एफर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स. कॉग्निजेंट का मतलब मैंने बताया कॉग्निटिव, कॉग्निजेंट ये जो चीजें होती हैं ये माइंड या फिर मेंटल लेवल से रिलेटेड होती हैं. इंटरवेविंग इन स्टूडेंट्स टास्क ओनली इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट. नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग हाई लेवल एक्सपेक्टेशंस, promoting careful problem solving and individual consideration. So correct answer है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, ए डी एंड ई. सो अगर एक स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं तभी वो उनकी क्लासरूम में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे. ओके. उसके बाद डी कम्युनिकेटिंग हाई लेवल एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं
एंड केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, उस चीज को मैं अच्छे से सुनूं, उनको उनकी प्रॉब्लम को इंडिविजुअली कंसीडर करूं एंड फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद करूं, तो ये सब प्रॉपर्टीज इसमें सही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल्स ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस टीचिंग एक्ट इफ इट यूज केयरफुली। सो टीचिंग सपोर्ट मटेरियल हमने पढ़ा है, जैसे कि टीचर पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग में पीपीटी, पेन और ये सब चीजें यूज कर रहे हैं। सो इसमें बोला गया है कि टीचिंग सपोर्ट मटेरियल जो होता है, अगर एक टीचर उसको यूज करते हैं तो वो टीचिंग के एक्ट्स को हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अगर उसको अच्छे से यूज करना किसी को आता होगा। स्टेटमेंट 2 बोलती है, ऑनलाइन मेथड्स आर इफेक्टिव सप्लीमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जितने भी ऑनलाइन मेथड्स हैं, जैसे अभी हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, इन चीजों को अगर हम अच्छे से यूज करेंगे तो वो टीचिंग और लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमें मदद कर सकते हैं। सो ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड वाली, लेकिन स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत है। कुछ भी हो, जैसे कि पहले भी ये क्वेश्चन हमने देखा कि टीचिंग चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, आप किसी भी तरीके से पढ़ा रहे हो, टीचर की जरूरत वहां पर रहती ही रहती है। Next is online platform make teaching and learning a subtype of alternative education. Next is measurement is a set of rules for assigning numbers to represent objects, traits, attributes and behaviors. Statement 2 बोलती है, a test is a procedure in which a sample of an individual's behavior is obtained, evaluated and scored using standardized procedure। यानी कि एक टेस्ट जिसमें कि हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्टेन करते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं और स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स को ध्यान में रखते हुए उसको क्या करते हैं, इवैल्यूएट और स्कोर किया जाता है। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स में से दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन गेट फोकस्ड इन विच लेवल ऑफ टीचिंग। सो देखो ये भी एक कीवर्ड है, जब भी हम फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम मेमोरी लेवल की बात कर रहे होते हैं। मेमोरी लेवल में रोट लर्निंग होती है, ठीक है, इसमें बच्चों को रट्टा मार करके कुछ भी चीजें याद करवाई जाती है। इसमें किसी बच्चे को कोई फैक्ट और कुछ इंफॉर्मेशन पर ध्यान दिया जाता है बच्चों के द्वारा, ठीक है। सो ये रहता है मेमोरी लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज की बिहेवियर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव लर्निंग। सो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं तो सेम क्वेश्चन को थोड़े से डिफरेंट वे में पूछा गया था। सो एक टीचिंग को अगर हम इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसमें की बिहेवियर कौन से हो सकते हैं, प्रमुख व्यवहार एक टीचर के कौन से गिने जा सकते हैं। पहला है लेसन क्लैरिटी, की टीचर को जो वो पढ़ा रहे हैं टॉपिक उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है, तो ये टॉपिक ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, यानी कि पढ़ाने के तरीके में हमें कुछ कुछ दिनों के बाद तरीका चेंज करते रहना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कौन सा तरीका इफेक्टिव है एंड स्टूडेंट्स को कौन सी चीज पसंद आ रही है। सो ये भी करेक्ट है। यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो स्टूडेंट्स के आइडिया कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज करना एक इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती है। एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, अब मैं किसी बच्चे को कुछ बता रही हूँ, कुछ गेम के थ्रू समझा रही हूँ या कैसे भी समझा रही हूँ, तो उन चीजों में खुद भी इन्वॉल्व होना, ये एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है। एंड स्ट्रक्चरिंग को भी यहाँ पर हायर प्रायोरिटी नहीं दी जाती। सो करेक्ट आंसर है ए बी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू लर्निंग इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ व्हाट। आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सो इनमें कंपैरिजन करते हैं तो किस चीज की वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। सो करेक्ट आंसर है शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन। अब देखो टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग में शेयरिंग भी होती है, केयरिंग भी होती है। अब किस रिगार्ड में शेयरिंग केयरिंग की यहाँ पर बात की जा रही है कि स्टूडेंट्स के साथ हम बहुत सारा नॉलेज शेयर करते हैं, ठीक है, जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो इस तरह से यहाँ पर इसको टीचिंग के गोल्स के अंदर हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेनली वन वे। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा मेथड है जिसमें इन्फ्लुएंस का डायरेक्शन सिर्फ एक ही तरफा होता है। सो वो होता है लर्निंग में। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग किसी भी तरीके से कहीं से भी एक बच्चा कर सकता है। सो ये वन वे होता है। टीचिंग में क्या होता है, जितनी इन्वॉल्वमेंट टीचर की होती है उतनी ही एक स्टूडेंट की भी होती है। गाइडिंग में भी ऐसा होता है, काउंसलिंग में भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव at a very high level in which of the following levels of teaching। सो वेरी हाई लेवल की बात की गई है। हाई लेवल मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर।
अगर हमें अपने क्लासरूम में इफेक्टिव बनाना है अपनी टीचिंग को, तो हमें टीचिंग और टेस्टिंग यानी कि शिक्षण और परीक्षण दोनों एक साथ में करने होंगे। स्टेटमेंट 2 बोलती है फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि इसमें फीडबैक का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो यहाँ पर फीडबैक का पूछा गया था फॉर्मेटिव असेसमेंट से। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो क्लास के दौरान ही टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं। सो इसमें बोला गया है कि फीडबैक का ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड करेक्ट व्हेन टीएल मॉडल इज अधेयर टू। सो टीएल मॉडल, टीचिंग लर्निंग मॉडल के बारे में पूछा गया है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? टीचिंग एंड लर्निंग आर इन इंटीग्रल रिलेशनशिप। जहां पर टीचर होते हैं वहां पर बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही सीखेगा। एंड जहां पर एक लर्नर किसी टीचर की मदद लेता है तो वहां पर डेफिनेटली एक अच्छा स्कोप रहता है उनके सीखने का। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप देख लो, बहुत इजीली आप इनको एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नीड स्ट्रेंथ्स इन मैस्लो hierarchy as related to higher order learning। so higher order learning के बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अगर हम लोग देखेंगे, सो साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी एंड ई ओनली। Next is for optimizing learning outcomes, which of the following factors have been identified as most effective in terms of research evidences in the global context? So correct answer है option number 3, that is teacher related factors. Next is computer-based testing ensures high reliability and validity in the process of evaluation centered on effective and कॉग्निटिव डोमेन्स ऑफ बिहेवियर। बहुत इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर बेस्ड यानी कि कंप्यूटर की मदद से जो भी टेस्टिंग होती है वो एक हाई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को इंश्योर करती है। किस प्रोसेस में? इवैल्यूएशन सेंटर्ड प्रोसेस में। स्टेटमेंट 2 बोलती है सपोर्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल। हमने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड को डिस्कस किया है, अभी 2-3 दिन पहले वो लेक्चर लेकर आई थी मैं। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल्स हैव tremendous potential to maximize learning. So correct answer है यहाँ पर option number 4. First statement is incorrect and second is true. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, देखो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसमें बेसिकली एनटी आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को चेक करता है। द कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आर द प्रिडिक्टर वेरिएबल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। सो एक टीचिंग को अगर इफेक्टिव बनाना है सो उसमें एक टीचर का कंटेंट और उनके कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने का तरीका बहुत एक अच्छा वेरिएबल होता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है अ गुड एंड कम्युनिकेटिव टीचर इवोक्स रिलेटिवली लेस क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। यानी कि अगर एक अच्छा और काफी ज्यादा अच्छे से बोलने वाला टीचर होता है वो कम क्वेश्चंस वहां पे रिलेटिवली उठा सकते हैं उनकी क्लासरूम में बच्चे। तो ये तो दिखती सी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर एक टीचर अच्छा है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो उनकी कक्षा में बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। Identify the correct sequence of cognitive behavior in the taxonomy of educational objective। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें आप लोगों से आपको मैंने ब्लूम के वर्गीकरण पे डिटेल वीडियो बनाई है। ठीक है, ब्लूम के वर्गीकरण में उसके 3 डोमेन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है इफेक्टिव डोमेन, एक साइकोमोटर डोमेन, एक कॉग्निटिव डोमेन। तो यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन में पूछा है कि आपको इनका एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आता है एनालिसिस, उसके बाद सिंथेसिस, फिर नॉलेज, देन एप्लीकेशन, देन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो ये सीक्वेंस होता है, याद रख लीजिए। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग? तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? ये हाईएस्ट लेवल होता है। तो इसका हॉलमार्क क्या है? वो है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ऑर्गेनाइज्ड चीजें यहाँ पर होती है एंड कंटेंट जो होता है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। इफ टीचिंग इज व्यूड एज अ कॉन्टिन्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग मोडालिटी इन्वॉल्व्स एक्टिव गिव एंड टेक बिटवीन टीचर एंड लर्नर। ठीक है, सो टीचिंग को अगर कॉन्टिन्यूम माना जाता है
निरंतरता के रूप से माना जाता है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, सो उसमें गिव एंड टेक टीचर और लर्नर के बीच में कौन सी चीजें बताता है, तो वो इंस्ट्रक्शनल चीजें होती हैं। which what is the correct sequence from lower to highest in affective domain? देखो सेम क्वेश्चन था, अभी आप लोगों से प्रीवियस कॉग्निटिव पूछा था, कॉग्निटिव डोमेन, यहाँ पर पूछा इफेक्टिव डोमेन। सो अभी भी समय है स्टूडेंट्स, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को पढ़कर जाइएगा जरूर। ठीक है, सो इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला आता है रिसीविंग, किसी नॉलेज को रिसीव करना, रिसीव करने के बाद उससे रिलेटेड चीजों पर रिस्पॉन्ड करना, फिर उसकी वैल्यू को समझना, फिर उस चीज को ऑर्गेनाइज करना, एंड कैरेक्टराइजेशन मतलब उसको अपने विशेषता बना लेना। नेक्स्ट इज assertion reason based, the use of ICT has a great potential for optimizing learning outcomes। ICT से क्या होता है, लर्निंग का जो आउटकम होता है, रिजल्ट्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से आ जाते हैं। Reason is ICT promotes scope for variety, flexibility, and attractiveness. So correct answer is option number 1. That is both are true. And here reason is the correct explanation of this assertion statement. Next question is planning, organizing, motivating, controlling. Okay. दूसरी तरफ इनके डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो यहाँ पर एक तरफ आप लोगों से टीचर के फंक्शंस बताए गए हैं कि टीचर प्लान भी करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं। सो क्या होगा, प्लानिंग में आता है इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्लान बना लेते हैं कि हाँ, अभी मेरे एग्जाम को 3 डेज बाकी है, सो मैंने प्लान बना लिया कि 3 डेज में मेरे क्या क्या गोल्स होने चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो कि मैंने कवर करनी है। ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग टुगेदर रिसोर्सेज एंड पीपल। ऑर्गेनाइज करना यानी कि हर एक चीज को मैनेज करना, आयोजना करना। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एंगेजमेंट इन टास्क रेलेवेंट एक्टिविटीज। कंट्रोलिंग मीन्स इट इन्वॉल्व्स फीडबैक ऑफ रिजल्ट्स एंड फॉलो अप ऑफ कंपेयर accomplishments. So correct answer is option number 1. Next is the gangrene. In gangrene learning hierarchy, which of the learning types of immediately precedes concept learning? So correct answer होगा यहाँ पे discrimination learning. Not so important question, so इसको आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, टॉपिक आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज देयर इज abundant scope for promoting concept learning under which stage of development of learner? So correct answer is adolescent, during adolescent learning. ठीक है, next is which of the following educational objectives are considered to be of higher level of effective domain? देखो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आप लोग फटाफट से पढ़ लीजिए। अगर आपने अभी तक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वाली वीडियो नहीं देखी है, मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फटाफट से लिंक शेयर कर दूंगी। तो इफेक्टिव डोमेन में हाईएस्ट ऑर्डर लर्निंग पूछा गया है, हाईएस्ट लेवल पहले आना चाहिए। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी एंड डी। कैरेक्टराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने डिस्कस किया था, राइट। बाकी के 3 क्या है, लोअर लेवल आते हैं। लोअर लेवल नहीं आते हैं, जैसे 5 लेवल्स हैं तो 2 आ जाएंगे लोअर लेवल, 2 आ जाएंगे हायर लेवल और 1 आ जाएगा मिडल लेवल। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इन अ क्लासरूम एवरी टीचर हैज टू परफॉर्म द गेट कीपिंग फंक्शन। हर एक टीचर को गेट कीपिंग फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स पर पूरी नजर रखनी पड़ती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका फीडबैक है, किस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही है, ये सब चीजें। Every teacher in any higher educational institution should act as the moral custodian of students, both inside and outside it. तो टीचर जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो एक कस्टोडियन की तरह काम करते हैं स्टूडेंट्स के, इंस्टीट्यूशन के अंदर भी और उसके बाहर चले जाने के बाद भी। सो करेक्ट आंसर इज बोथ दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गेट कीपिंग वाले को अच्छे से नोट कर लीजिए कि हर एक टीचर को गेट कीपिंग का फंक्शन परफॉर्म करना ही पड़ता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट पे थोड़े से भी कभी भी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने बस डायरेक्टली याद रखना है कि स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको पसंद आया है। कोई भी डाउट है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो सेशन, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।